विद्यार्थी मित्रों, प्रकरण 7 भारतीय अर्थतंत्र की हम इस समय चर्चा कर रहे हैं और इसमें हमारा पॉइंट होगा आज के लेक्चर में स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थतंत्र, यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थतंत्र कैसा था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पाठ में थोड़े आंकड़े और कुछ याद करने जैसी चीज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए इसको हमने पॉइंट वाइज समझाने का प्रयास किया है और आप इसको समझेंगे व्यवस्थित तो आपको ये पाठ सरल लगेगा और एक दो बार आप देखकर समझेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ ख्याल आएगा। तो चलिए देखते हैं स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थतंत्र। तो सबसे पहले तो इसके बारे में जानें कि अंग्रेज जब भारत आए उस समय की स्थिति क्या थी। तो भारत में खेती, उद्योग और व्यापार, ये तीनों क्षेत्र जो है विख्यात था, विश्व के अंदर जाना माना जाता था। और भारत के गांव जो थे वो सुखी और संपन्न थे। इसके अलावा भारत के गांव स्वावलंबी थे। गांव में या भारत के अंदर गृह उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग काफ़ी प्रमाण में विकसित थे। भारत के व्यापार में निर्यात की प्रधानता थी, यानी भारत से जो व्यापार हुआ करता था उसमें से निर्यात का प्रमाण भी अधिक था, देखने को मिलता था। इसके अलावा भारत के इस स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है कि भारत उस समय समृद्ध था। तो भारत के स्वर्णकाल के फलस्वरूप विदेशी प्रजा का आकर्षण भारत की तरफ बढ़ा और इसके परिणाम स्वरूप भारत में फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली तथा अंग्रेजों का भी आगमन हुआ और इनका आगमन 18वीं सदी में व्यापार के कारण हुआ। ये लोग व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किए और भारत में आए और कुछ समय के बाद इन विदेशी प्रजाओं में आपस में घर्षण हुआ या आपस में इनके अंदर टकराव हुआ और उस घर्षण के फलस्वरूप जो अंग्रेज थे वह अपनी शक्ति का उपयोग करके विदेशी प्रजाओं को भारत से बाहर निकाल दिए और विदेशी प्रजाओं को बाहर निकालने के बाद इंग्लैंड का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करके 1757 से 1947 तक भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन रहना पड़ा। तो इस तरह से ये स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थतंत्र की व्यवस्था के बारे में उसका प्रस्तावना है। और अब समझते हैं कि स्वतंत्र पूर्व भारतीय अर्थतंत्र पॉइंट वाइज है। पहला पॉइंट है रेलवे। तो रेलवे में विद्यार्थी मित्रों हमने सारे जो है पॉइंट्स जो हेडिंग है उन हेडिंग की मुख्य मुख्य बातों को हमने अंशों को लिया हुआ है और आप इतना तैयार करेंगे तो आपका पर्याप्त तैयारी होगी। तो पहला है रेलवे। आप इतने बता सकते हैं कि रेलवे का प्रारंभ 16 अप्रैल 1853 बोरी बंदर, जिसको मुंबई CST कहते हैं, वहाँ से थाना, जिसको थाने कहते हैं, तक प्रारंभ हुआ था। दूसरा पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है कि 1947 तक 53,000 किलोमीटर लंबाई वाला रेल मार्ग बिछा चुके थे अंग्रेज और उसके बाद 68 लाख यात्रियों को लाभ देने वाली निजी संस्था रेलवे की स्थापना हो चुकी थी। तो ऐसा ये 3 पॉइंट आप इसमें समझाएंगे तो आपका रेलवे का जो है पॉइंट पर्याप्त माना जाता है। आता है सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन की बात करें तो 1855 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको कहते हैं PWD, की स्थापना की गई थी 1855 में और 19वीं सदी में या 19वीं सदी के अंत तक कुल 2,78,420 किलोमीटर सड़क बन चुकी थी, जिसमें 1943 तक बात करें तो 4,47,105 किलोमीटर, जिसमें 32% पक्की सड़कें बनी थी और 68% कच्ची सड़कों का निर्माण हुआ था। तो ये सड़क परिवहन का हुआ। आपने रेलवे का देखा, सड़क परिवहन देखा। इसके बाद आप देखिए बैंक के बारे में। तो सन 1770 में निजी क्षेत्र में बैंक की शुरुआत हुई, यानी निजी बैंक की शुरुआत का है 1770 का समय और 1946 तक भारत के अंदर 700 से अधिक बैंक की कार्यरत थी और इसके बाद 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना हुई। तो ये अपना हमारे सामान्य ज्ञान में भी बहुत उपयोगी प्रश्न है कि RBI की स्थापना, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। तो इस तरह से बैंकों के बारे में आपने देखा। और अब अगला पॉइंट अपना आता है, चौथा पॉइंट आता है सामाजिक ढांचा। तो सामाजिक ढांचा के अंतर्गत
अगर हम बात करें तो भारत का जो सामाजिक ढांचा था वो ब्रिटिश शासन के दौरान अन्य उल्लेखनीय कार्यों में जो है भारत का या अंग्रेजों ने उल्लेखनीय सहकार दिया, उस सहकार में भारत में सामाजिक कुरीवाज को दूर करने का उन्होंने भारत के लिए उल्लेखनीय सहकार किया, जिसके अंदर दूध पीती रिवाज, जिसके अंदर बालकी का जन्म होने पर उसे दूध में डुबाकर मार दिया जाता था, तो दूध पीती का रिवाज ये कुरीवाज था, कुप्रथा थी, इसको दूर किया उन्होंने। उसके बाद जो लुटेरे होते थे उनको नाश करने का जो रिवाज था इसको इन्होंने ख़त्म किया, और साथ साथ में सती प्रथा, आप इतिहास में पढ़ चुके हैं, ये सब कुरीतियाँ थी देश के अंदर, तो इन सब को रोकने में अंग्रेजों का उल्लेखनीय सहकार भारत को मिला। तो ये हुआ सामाजिक ढांचा के बारे में। अगला आता है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंदर बात करें तो किसानों से ऊंची दर पर जमीन महसूल या लगान वसूल किया जाता था, और इसकी वजह से जमींदारी प्रथा को प्रोत्साहन मिला। और जब जमींदारी को प्रथा को प्रोत्साहन मिला तो जोत हक को सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाया, यानी जोत हक का को सुरक्षा मिलना था वो सुरक्षा नहीं मिल पाई। परिणाम स्वरूप भारतीय किसान गरीब से गरीब होते गए, और कुछ किसान तो मजदूर बन गए, यानी उनकी सब जमीनें चली गईं और वह मजदूर बन गए। इस तरह से कृषि और किसान दोनों ही कंगाल हो गए, यहाँ शोषण हुआ ब्रिटिश के द्वारा, और इस तरह से खेती का व्यापारीकरण हुआ। अंग्रेजों ने अपने निजी लाभ के लिए या कच्चे माल की लालच में, पाने की लालच में खेती का व्यापारीकरण किया, जिससे किसानों को बहुत बड़ी हानि हुई, और इस तरह से भारत का कृषि का जो ढांचा था, जो भारत के किसान थे वो टूट गए। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि प्राचीन या स्वतंत्रता से पूर्व कृषि की हालत बहुत बुरी थी, ऐसा आप कह सकते हैं। अब आता है महसूल का दर। तो महसूल की दर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में विभिन्न राजाओं के पास से महसूल वसूल करने की सत्ता प्राप्त की, एवं भारत में जमीन मालिकों के पास से ऊंची दर पर महसूल वसूल करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया, जो जमींदारों के पास था। और इस तरह से महसूल दर जो था वो कृषि आय का आधा हिस्सा हो जाता था। जैसे जितना कृषि में कमाते थे उसका आधा तो महसूल में चला जाता था, तो ये कंपलसरी उनको देना होता था किसानों को। वसूली करने के लिए, महसूल की वसूली करने के लिए ब्रिटिश सरकार जुल्म करती थी। किसानों को जो है उनकी संपत्ति वसूल लेना या किसी भी तरह से जब जोर जबरदस्ती करना, तो ऐसे जुल्म करके उनकी जो है वसूली करती थी। किसानों को दंड दिया जाता था, साथ साथ उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाती थी। इसके अलावा जुताई में दी गई जमीन को वापस ले लिया जाता था, और मनुष्य निर्णय ले करके, यानी मनमानी निर्णय ले करके किसानों को नुकसान किया जाता था, और महसूल की दर की वजह से किसानों का हाल एकदम से बेहाल हो गया, ऐसा आप कर सकते हैं स्वतंत्रता के पूर्व। अब आता है इसके बाद कर की ऊंची दरें। कर की ऊंची दरें में ब्रिटिश शासन दौरान कर की आय के संबंध में दादा भाई नौरोजी की गणना के अनुसार 1876 में ब्रिटेन में राष्ट्रीय आय में टैक्स का 8% हिस्सा था। अब देखिए, ये ब्रिटेन की बात हो रही है। 1876 में ब्रिटेन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवक थी, ऊंची आवक थी, वहाँ पर केवल कितना था, 8% हिस्सा जो था वो कर के रूप में था, टैक्स के रूप में था। अब भारत की कंडीशन देखिए, भारत में ब्रिटिश सरकार यह हिस्सा 15% कर दी थी, जबकि भारत की आय कैसी थी, नीची थी। तो कम आवक वाला देश होने के बावजूद भारत से कर के रूप में 15% वसूल किया जाता था, और अधिक आवक वाला देश होने से ब्रिटेन के अंदर जो है केवल 8% हिस्सा वसूल किया जाता था, यानी डबल कर यहाँ से वसूल किया जाता था। और ये भी भारत को कुचलने को या भारत देश को पीछे ले जाने के लिए सबसे बड़ा इसका भी योगदान रहा। उसके बाद आता है 8वां मुद्दा, चुंगी की विविध दरें। अब चुंगी की विविध दरें, चुंगी क्या है, तो आयात निर्यात वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स। आयात निर्यात वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स को चुंगी या जकात कहा जाता था। अब भारत के जो सूती कपड़े थे वे निर्यात होते थे, तो भारत को फायदा होता था। तो वो क्या करती थी सरकार, ब्रिटिश सरकार, कि भारत के सूती कपड़े के निर्यात पर उसने 15% चुंगी या टैक्स लगा दिया।
तो वो महंगा हो गया, और महंगे होने की वजह से निर्यात घटने लगी, और घटने से भारत को नुकसान होने लगा। और उसके सामने ब्रिटेन से आने वाले कपड़े पर सिर्फ 2.5% चुंगी लगाई गई, जिससे आने वाला कपड़ा सस्ता होने लगा। यानी भारत देश के अंदर ही भारत के कपड़े महंगे लगने लगे और ब्रिटेन से आने वाले कपड़े सस्ते लगने लगे, तो भारत के अंदर जो कपड़े का व्यापार था वो टूटने लगा, और ब्रिटेन का जो कपड़े का व्यापार था वो समृद्ध होने लगा। क्यों? क्योंकि भेदभाव युक्त यहाँ पर चुंगी की दरें थीं, एक जगह 15% था, एक जगह मात्र 2.5% था। तो इस वजह से भी देश को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद आता है औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति की बात करें तो ब्रिटेन में 1750 से 1830 को औद्योगिक क्रांति का युग कहा जाता है। यानी ब्रिटेन के अंदर 1750 से 1830 के दरमियान औद्योगिक क्रांति हुई, और इस तरह से भारत में सत्ता स्थापित की शुरुआत उन्होंने कर दिया, और 1858 तक अधिकतर भारत ब्रिटिश के शासन के अधीन हो गया या ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत हो गया। और इस तरह से ब्रिटेन के उत्पादन को महत्तम बेचने की नीति बनाई गई, ताकि ब्रिटेन का माल ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बिके, भारत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन का माल खरीदें। और इस वजह से भारत में रहे हुए श्रमिकों की बेकारी और खेती क्षेत्र पर बोझ बढ़ने लगा। यानी बेकार हुए तब वो कहाँ लौटे? खेती की तरफ लौटे, और खेती में उनका जो है बोझा बढ़ने लगा, और इस तरह खेती की स्थिति खराब होने लगी। अगला पॉइंट आता है, 10वां पॉइंट है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण की बात करेंगे तो आर्थिक शोषण में ब्रिटिश अर्थतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार की व्यूहरचना बनाई कि जिससे ब्रिटिश अर्थतंत्र को लाभ हो। तो इनके लाभ की जो है योजना बनाई, भारतीय साधनों के महत्तम उपयोग करके, भारत में जो साधन थे उनका महत्तम उपयोग करके ब्रिटेन के उद्योगों को लाभ दिया जाने लगा। यानी उन सारा लाभ किसको मिलने लगा? ब्रिटेन के उद्योगों को लाभ मिलने लगा, और वहाँ के उद्योगों का विकास होने लगा। कच्चे माल के लिए भारतीय कृषि का व्यापारीकरण हुआ, और उस व्यापारीकरण के फलस्वरूप भारत के जो किसान थे या भारत की जो खेती थी उसको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा, और इस तरह से आर्थिक शोषण भी देखने को मिला। 11वां पॉइंट है हस्तकला कारीगरों का शोषण। हस्तकला कारीगरों के शोषण के अंतर्गत विविध हस्तकला की वस्तुओं का विक्रय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक आय प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। इसलिए कारीगरों के पास से बाजार कीमत से 15 से 40%, ध्यान रखिए यहाँ पर 15% से 40% कम कीमत पर वस्तुएं खरीदी जाती थी। अभी इतना कीमत अगर कम कीमत पर खरीदेंगे तो कारीगरों को नुकसान बहुत बड़ा होता था। इस वजह से कारीगर वस्तु बेचने को तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उनको कुछ फायदा नहीं होता था, उनको नुकसान होता था। और जब वो वस्तु नहीं बेचते थे तो ऐसे कारीगरों पर जुल्म किया जाता था या उनका शोषण किया जाता था, और इस तरह से शारीरिक तकलीफें उनको दी जाती थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के पूर्व या ब्रिटिश शासन के दौरान हस्तकला कारीगरों का भी शोषण देखने को मिला, जानने को मिला। अब आता है पूंजी निवेश का प्रवाह। पूंजी निवेश के प्रवाह में आप सीधा समझिए कि पूंजी जो निवेश होती थी ब्रिटेन की तरफ से वो ब्रिटेन तरफी थी। यानी सारी पूंजी जो निवेश होती थी उससे फायदा ब्रिटेन को होता था, और भारत विरोधी थी। भारत को उससे कोई लेना देना नहीं था। अब भारत से कच्चे माल की आयात तथा तैयार माल भारत में निर्यात करके, जैसे भारत में जो कच्चा माल था वो सस्ते में ले करके और उसको तैयार करके भारत में ला करके बेच दिया जाता था, और इसके परिणाम स्वरूप उन माल के आवागमन के लिए, सेना के आवागमन के लिए भारत के अंदर सड़कें और रेलवे का विकास किया गया, और इसमें बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश हुआ। और पूंजी निवेश में जो पूंजी लगाई गई उस पर ऊंचे दर पर ब्याज वसूल किया जाने लगा, और वो उसका बोझ किस पर डाल दिया गया? भारत सरकार पर डाल दिया गया। इस तरह से ब्रिटिश शासन में भारत पर जितने भी पूंजी निवेश किए गए और ब्रिटेन के लिए जो पूंजी का निवेश किया गया, सबका ब्याज का भार किसके ऊपर था? भारत पर था। ये भी आर्थिक शोषण का एक नमूना है। और अंतिम पॉइंट आता है
विविध होम चार्ज। होम चार्ज क्या है समझिए, भारत को ब्रिटिश हुकूमत के प्रशासन का चार्ज चुकाना पड़ता था। भारत को ब्रिटिश हुकूमत का जो प्रशासन खर्च था वो भारत को चुकाना पड़ता था, उसे होम चार्जेस कहा जाता था। उदाहरण के लिए ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन भारत चुकाता था, पेंशन भारत चुकाता था, उनका भत्ता भारत द्वारा चुकाया जाता था, सेना का खर्च भारत द्वारा चुकाया जाता था, कोई भी कर्ज हो तो कर्ज का ब्याज इत्यादि ये सब भारत चुकाता था। तो ये सारे होम चार्जेज कहे जाते थे, इनको होम चार्जेज कहा जाता था। और 1924-25 की बात करें तो 1924-25 में यह जो भुगतान करने योग्य होम चार्जेस था वो 300 लाख पाउंड था, जो 1945 में बढ़कर 1350 लाख पाउंड हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से अपना टॉपिक, दूसरा टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जाता है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थतंत्र के बारे में चर्चा करिए, समझाइए। तो आपके 13 पॉइंट के साथ ये पॉइंट यहाँ पूरा होता है और अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।